ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि सदियों पहले लिखी गई कोई कविता आज भी हमारे दिलों को वैसे ही छू सकती है। आज हम बात करेंगे 16वीं सदी की उसी महान कवयित्री और संत मीराबाई की, और जानेंगे कि आखिर उनकी कविता में ऐसा क्या है जो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। पिय बिन सूनो जी, सूनी से जड़े, प्रियतम के बिना सब सुना है, बिस्तर भी सुना है। मीराबाई की कविता में उतरते ही सबसे पहले इसी गहरी तड़प और विरह से मुलाकात होती है, और सच कहें तो यही वो भाव है जो उनकी ज्यादातर रचनाओं के बिल्कुल दिल में बसा है। तो सवाल यही है कि कैसे एक इंसान का निजी दर्द, हाँ बिल्कुल उनका अपना दर्द, और उनकी बेइंतहा भक्ति एक ऐसी अमर कला बन गई जो सदियों बाद भी दिलों को छू रही है। क्या है उनकी कविता के इस जादू के पीछे का राज? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कविता को समझने के ना दो पहलू होते हैं। पहला है भाव पक्ष। इसे कविता की आत्मा कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं। और भाव को समझने के लिए रस को जानना बहुत जरूरी है। अब ये रस क्या है? सोचिए, जैसे किसी अच्छे खाने का एक खास स्वाद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लिटरेचर में हर इमोशन का, हर भावना का एक रस होता है। और मीरा की कविता तो भाई इन्हीं रसों से पूरी तरह भरी हुई है। मीरा के काव्य में हमें सबसे ज्यादा मिलता है श्रृंगार रस, लेकिन इसके भी दो अलग अलग रूप हैं। एक है संयोग श्रृंगार, यानी जब मिलने की खुशी है, साथ होने का आनंद है, और दूसरा है वियोग श्रृंगार, यानी बिछड़ने का वो गहरा दर्द। चलिए संयोग श्रृंगार का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखते हैं। वो कहती हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। सोचकर देखिए जरा, यहां ईश्वर को अपनी आंखों में बसा लेने की, उनके साथ एक हो जाने की कितनी गहरी इच्छा और कितना आनंद है इस एक लाइन में। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, वियोग श्रृंगार। प्रीतम बिन सूनो छे म्हारो देश, मेरे प्रियतम के बिना मेरा देश सूना है। देखिए, कहाँ वो मिलने का आनंद और कहाँ ये गहरी तड़प, ये अकेलापन। सच तो ये है कि यही दर्द उनकी कविता को इतना खास बनाता है। लेकिन मीरा की दुनिया सिर्फ प्रेम और विरह तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें एक और बहुत गहरा भाव है, और वो है शांत रस। ये वो एहसास है जो सब कुछ पा लेने के बाद आता है। एक गहरी शांति, एक संतुष्टि। और ये पद, ये तो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये लाइन भक्ति के उस पीक को दिखाती है, वो स्टेज जहां मन को परम शांति मिल गई है। अब दुनिया की कोई और चीज कोई मायने नहीं रखती। तो ये तो हुई दिल की बात, यानी कि भाव पक्ष। लेकिन सवाल यह है कि इन गहरे इमोशंस को शब्दों में ढाला कैसे गया। चलिए अब चलते हैं कविता के दूसरे पहलू की तरफ, कला पक्ष, यानी कि वो क्राफ्ट, वो तकनीकें जो मीरा ने इस्तेमाल की। ये जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, इसमें स्कॉलर्स ने भी उनकी कविता को बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज किया है। एक तरफ भाव पक्ष, दूसरी तरफ कला पक्ष, और सच में यही उनकी कविता की बनावट को समझने की चाबी है। मीरा की कलाकारी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है उनकी भाषा। कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी एक शुद्ध किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो कई बोलियों को मिलाकर अपनी एक अलग ही, बिल्कुल अपनी भाषा बना ली थी। जरा देखिए उनकी भाषा का ये मिक्सचर। इसमें उनकी अपनी राजस्थानी भाषा की तो नींव है ही, साथ में कृष्ण की कहानियों वाली मीठी ब्रज भाषा भी है। फिर उनके द्वारका में बिताए जीवन का गुजराती टच भी दिखता है, और तो और कहीं कहीं पंजाबी और खरी बोली के शब्द भी मिल जाते हैं। इसी वजह से तो उनकी बात हर आम इंसान के दिल तक पहुंच पाई। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी शैली की, मतलब उनके लिखने के स्टाइल की। उनकी स्टाइल किसी ग्रामर के सख्त नियमों में बंधी हुई नहीं थी, वो तो बस दिल से गाती थीं, और उनके पद बिल्कुल वैसे ही बाहर आते थे, एकदम नेचुरल, स्पॉन्टेनियस और संगीत से भरे हुए। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। पता है, स्कॉलर्स को उनके पदों में कम से कम 15, जी हां 15 अलग अलग तरह के छंद मिले हैं। सोचिए, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उन्हें पोएट्री की कितनी गहरी और नेचुरल समझ थी। फिर आते हैं अलंकार, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच। मीरा ने इनका भी इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ कविता को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, अपनी बात को और गहराई से कहने के लिए।
उनकी कविताओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास ये सब अलंकार इतनी आसानी से और इतने नेचुरल तरीके से आते हैं मानो वो रोज की बातचीत का हिस्सा हों। यही तो उनकी कला की सहजता है। तो हमने उनकी कविता के दिल यानी भाव पक्ष को भी समझा और उसके शरीर यानी कला पक्ष को भी देखा। अब असली सवाल यह है कि इन दोनों चीजों ने मिलकर मीरा को अमर कैसे बना दिया। ऐसी क्या बात थी कि आज भी वो हमारे बीच जिंदा हैं? उनकी इस अमर विरासत का राज मुझे लगता है इन 4 बातों में छिपा है। पहली, उनके इमोशंस बिल्कुल असली थे, उन्होंने जो महसूस किया वही लिखा। दूसरी, उनकी भाषा जो सीधी सादी थी, हर किसी के दिल में उतर जाती थी। तीसरी, उनकी कलाकारी जो हमेशा इमोशंस के पीछे चलती थी, उस पर हावी नहीं होती थी। और चौथी और सबसे जरूरी बात, उनके विषय प्रेम, तड़प, भक्ति ये ऐसे इमोशंस हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो कभी पुराने नहीं होते। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी आखिर में कहा गया है और बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि मीरा का साहित्य हिंदी की एक अनमोल धरोहर है और भक्तों के लिए अमृत जैसा है। मुझे नहीं लगता कि उनके काम के असर को इससे बेहतर शब्दों में बताया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल जो सिर्फ मीरा के बारे में नहीं बल्कि शायद हर कलाकार और कला के बारे में है, कैसे किसी एक इंसान का बेहद निजी दर्द पूरी दुनिया के लिए ताकत और सुकून का जरिया बन जाता है। शायद मीराबाई का जीवन और उनकी कविता इसी सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।